गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज चौपाल बैच के आखिरी डेमो क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल से ये क्लास जो है दोस्तों पर शिफ्ट हम लोग जो है दोस्तों आरबीआई और एसबीआई का इतिहास आज पढ़ने वाले हैं। कल हम लोग ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का इतिहास पढ़ा था और बजट का इतिहास पहले दिन पढ़ा था। फर्स्ट डे हम लोग ने बजट का इतिहास पढ़ा था। ओके, ठीक है दोस्तों। चौपाल बैच में आज डिस्काउंट का भी आखिरी दिन है, यह बात भी याद रखना। और दोस्तों यहां पर होगी मेरी ये पूरा आप लोग को मिलता है पीडीएफ, क्लियर है? चलिए, बहुत मिलेगा। किसमें मिलेगा? 999 में मिलेगा। तो डिस्काउंट भी तभी तक रहे। दोस्तों पेड क्लास में आप आज सुबह 8 बजे होती है और 6 तारीख से, ये परसों से शुरू हुआ है। और सैम सर की क्लास जो है ये आपकी 9 बजे होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। यानी कि दोस्तों हम आखिरी दम तक आपका साथ निभाते हैं। यानी इंटरव्यू का भी फ्री बैच भी देते हैं आपको, क्लासेस भी देते हैं फ्री में। और आपको ऑफिस में बुला रहे हैं सैटरडे को। सैटरडे को आप सभी को कहां आना है दोस्तों? ऑफिस आना है। और जो लोग आईबीपीएस पीओ मेंस सेलेक्टेड हैं उन लोगों को इंटरव्यू में प्रॉपर यहां पैनल के थ्रू मॉक इंटरव्यू कराया जाएगा, टिप्स दिए जाएंगे और आप लोगों को दोस्तों अंतिम मंजिल तक पहुंचाने के लिए आरडब्ल्यूए दृढ़ संकल्पित है। ठीक है, ये बैच बिल्कुल फ्री है, तो आप पुण्य कमाइए जैसे हम पुण्य कमा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाइए, क्योंकि इंटरव्यू में तो जीए ही पूछा जाएगा ना, और कुछ थोड़ी पूछा जाएगा। जीए ही पूछा जाएगा इंटरव्यू में। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि रोज डेली करंट अफेयर की क्लास आपको कभी मिस नहीं करनी है। चाहे आप बैंक की तैयारी करो, एसएससी हो, रेलवे हो, एफसीआई हो, यूपीएससी हो, स्टेट लेवल हो, आईएएस लेवल हो, पीसीएस लेवल हो, आपको करंट अफेयर से तो गुजरना ही पड़ेगा। तो इसको अपनी डेली हैबिट बना लीजिए। रोज सुबह ये क्लास फ्री में मैं कराता हूं आपके, सुबह 6:30 बजे फ्री में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसके बाद शाम को मैं मंथली जनवरी करा रहा हूं। जैसे फरवरी आ गया तो जनवरी का मंथली रिवीजन करा दूंगा, तो तुम्हें और कंठस्थ हो जाएगा। यह क्लास रोज शाम को 5 बजे होती है। तो आपको पता ही है कि आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो करंट अफेयर और फाइनेंशियल करंट अफेयर्स के ही होते हैं। ठीक है, क्लियर है? कल यूट्यूब पर क्लास ऑफ नहीं रहेगी, यूट्यूब पे सारी क्लासेस होंगी। ठीक है, केवल ऐप की क्लासेस सैटरडे को ऑफ रहती है और नहीं। तो दोस्तों आज हम लोग आरबीआई और एसबीआई के इतिहास को पढ़ने वाले हैं। अभी अभी आरबीआई में जो राजस्व सचिव थे हमारे भारत के, वो हमारे 26वें गवर्नर बन गए, संजय मल्होत्रा जी। इनके बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे। शक्तिकांत दास जी के बारे में भी बात करेंगे जो पहले थे। आरबीआई के ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं दोस्तों, इनके बारे में हम लोग जो है मंडे को बात करेंगे ऐप में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो देख सकते हैं आरबीआई की जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम, पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस ट्रेड क्रेडिट, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, जो आसियान देशों के साथ, 4 देशों के साथ आरबीआई ने प्रोजेक्ट नेक्सस किया है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो अभी व्यवस्था शुरू की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू किया आरबीआई ने अभी एक पॉडकास्ट सेवा शुरू की है। इन सब चीजों पे दोस्तों चर्चा करेंगे। आरबीआई के लोकपाल पे चर्चा करेंगे, मणि ऐप पे, उत्कर्ष पे, हार्बिंगर उसका जो हैकाथॉन होता है, ईज पर बात करेंगे। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पीआईडीएफ योजना, प्रिज्म, दक्ष, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट, एमटेक रिपोजिटरी, प्रवाह पोर्टल, आरबीआई का डिजिटल रुपया, उद्गम पोर्टल, इन सब के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। अब ऐप पे चर्चा होगी। दोस्तों आज हम लोग जो है आरबीआई के इतिहास को पढ़ेंगे और एसबीआई को इतिहास को पढ़ेंगे। तो जब आगे की क्लास में जब आप ऐप में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी के नए मेंबर राजीव रंजन बन गए हैं, माइकल देवव्रत पात्रा की जगह राजेश्वर राव बन गए हैं, शक्तिकांत दास जी की जगह संजय मल्होत्रा बन गए हैं, आसिमा गोयल की जगह राम सिंह बन गए हैं, नागेश कुमार बन गए हैं, सौगत भट्टाचार्य बन गए। बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में भी आप लोगों को दोस्तों पता चलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दोस्तों इसके बाद पहले मैं आप लोगों को यह दिखाना चाहता हूं कि अब की बार सिलेक्शन किन बच्चों का हुआ है। इसके बारे में मैं आप लोग, जैसे कोमल
ये आरआरबी आईबीपीएस, अभी आईबीपीएस वाले में भी है, इसका नाबार्ड भी निकल गया। चंचल यहां मॉक इंटरव्यू देने आई थी बच्ची, हरियाणा से बहुत दूर से आई थी। ये सामीन बच्ची है तेलंगाना की, इसके जो है हस्बैंड और ये दोनों जो है एक ही बैंक में सेलेक्ट हो गए हैं। तो बहुत जो है मजेदार जो है दोस्तों जो है आपका सेशन होने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर? देखिए ये देखिए दोस्तों, यहां मनीष, मनीष भी अभी आईबीपीएस में भी इसका हो गया है, ये आरआरबी में सेलेक्ट हुआ है। 1 जनवरी को ही तो अभी रिजल्ट आया है, आरआरबी का रिजल्ट अभी 1 जनवरी को आया है पिछले महीने। तो ये सब 1 जनवरी को अभी आपको वीडियोस में भी दिख जाएगा, शॉर्ट्स में भी दिख जाएगा। ये मनीष का हम लोग ने सक्सेस स्टोरी भी डाला था, जब इसका मॉक इंटरव्यू था तो हम लोग ने इसका मॉक इंटरव्यू लिया था। ये देखिए एक्स सर्विसमैन है सुरमेश जी, इन्होंने बहुत एक इमोशनल लेटर मुझे लिखा था। इंद्रराज है, राहुल, बहुत सारे बच्चे यहां पर आप देख रहे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं। आप देखिए ये लड़की है हरियाणा की जो है तान्या। जब बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना तो इतना भाव विभोर मैसेज करते हैं, इतना अच्छा मैसेज करते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। और एक आप लोग हो जो फालतू ही मैसेज करते रहते हो, तो हम लोग आपका तो कोई बहुत महत्व देते नहीं है, क्योंकि हमें इस दिन का इंतजार होता है, 1 जनवरी का। 1 जनवरी जिस दिन सिलेक्शन होता है, क्योंकि आप भी तो जानना चाहोगे कि ये जो टीचर इतने एक्सपीरियंस दिख रहे हैं, ये जो इतने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, ये लोग सिलेक्शन दिला पाएंगे कि नहीं दिला पाएंगे। ये जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, ये सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों यहां पर देखा जाए कि बहुत अच्छा लगा सर, मेरी सक्सेस में आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा है। तो देखिए यहां पे डेली, और देखिए गेम चेंजर बैच की भी बात कर रही है कि जो आरडब्ल्यूए बैच है, आरडब्ल्यूए जो बैच लॉन्च करता है, उससे जो है बच्ची का सिलेक्शन हुआ है। तान्या लोचाब जनरल कैटेगरी है, ये भी नहीं कि आरक्षण से पा गई हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ये देख रहे हैं हरियाणा। इसके बाद देखिए दोस्तों शुभम सर, आरआरबी पीओ यूपी में बन गए हैं। शुभम का ये है सर, पिछले साल 7 नंबर आए थे मेरे, इस बार आपकी वजह से 17.25 नंबर आए हैं, 17.25 नंबर आए हैं। ये देखिए अभी जो सुरमेश जी का दिखाया ना, जो कि आर्मी से रिटायर्ड हैं, एक्स सर्विसमैन है, वो जो है दोस्तों उन्होंने कितना बढ़िया लेटर लिखा है। देखिए ये सब असली फीडबैक है, सेलेक्टेड व्यक्ति का हम लोग फीडबैक लेते हैं। तो दोस्तों, हे गुरुश्रेष्ठ, अश्रुपूर्ण आंखें हैं, मन भावुक है, पिछले 3 साल से भटक रहा था, अब आपकी कृपा से, आपके मार्गदर्शन से मुझे भी किनारा मिला गुरुवर। समसामयिकी यानी करंट अफेयर में 5 से 6 ज्यादा अंक नहीं आ पाते थे, यहां तक कि प्रश्न पत्र भी नहीं समझ पाता था, उत्तर ही क्या कर पाता। आपके मार्गदर्शन से सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि मैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है यह समझ पैदा हो गई, तदुपरांत उत्तर भी देना आता चला गया, और इस प्रकार आज मैं मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण कर पाया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। देख रहे हैं? इसके बाद देखिए दोस्तों, जीए में 18.5, जहां 1 नंबर कट ऑफ जा रही है, वहां बच्चा 18.5 नंबर करके आ रहा है। 22 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं मेरे बच्चे, आस पास कोई नहीं होता। इसीलिए मैं तुमको कहता हूं कि जीए को क्रेडिट क्यों देता है बच्चा, क्योंकि जीए 20 नंबर का गैप बना के देता है। अगर नहीं पढ़े थे सही से, सुबह की क्लास नहीं की, तो भैया 2 नंबर, और कर लिए तो 20 से 30 नंबर। इसलिए मैं कहता हूं कि ये कछुआ ही रेस जीतता है, जो लगातार, ये वर्षा का है, ये सुरमेश जी का है। ये देखिए श्रेया चौहान, आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों, हमारे बच्चे ज्यादातर जो हैं वो पीओ और क्लर्क दोनों निकालते हैं एक बार में। और इससे ये अभी तो हम लोग का समझ लो पिछले साल पहला साल था, ये पहला रिजल्ट आया है। ये आप देख सकते हैं श्रेया चौहान। आप देखिए कि आपके लिए एक बात कहनी है सर, आप जैसे गुरु जिनके नसीब में आ जाए तो उनके शिष्यों की किस्मत चमकने में देर नहीं लगती। धन्य हूं मैं तो आपसे पढ़ के, जिन आपने और आपके एफर्ट ने जिंदगी बना, मतलब ऐसे न जाने कितने मैसेजेस देखिए दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे होंगे। अजय शुक्ला जी गेम चेंजर बैच का जिक्र कर रहे हैं, आरडब्ल्यूए के बैच का जिक्र हो रहा है दोस्तों। यहां पे याद रखिएगा, जैसे चौपाल बैच था वैसे ये गेम चेंजर बैच है। बात समझ में आ रही है? एक बहुत बड़ा, मैंने कल आपको बताया था ना, आरआरबी में 1 जनवरी को रिजल्ट आता है, और दूसरे स्टेट से मत भरना, नहीं तो एक गलती होती है, वो मैं बताता हूं, इसी मैसेज में है। सर मेरे आरआरबी पीओ में 18 मार्क्स आए थे सर, मैं राजस्थान से
और मैंने गुजरात से अप्लाई किया, इसलिए मुझे इंटरव्यू में मार्क्स नहीं दिए। यही मैं कल तुम लोग को बता रहा था कि अगर तुम जो है राजस्थान के हो और गुजरात से फॉर्म भरोगे तो तुम्हें ये लोग इंटरव्यू में फेल कर देते हैं। देखिए ये इनका सब कुछ अच्छा रहा, प्री भी अच्छा हुआ, मेंस भी अच्छा हुआ, इंटरव्यू भी अच्छा हुआ, लेकिन इन्होंने क्या किया कि सेलेक्ट जो है कि दूसरे स्टेट से फॉर्म भर दिया। और देखिए यहां पर बहुत बढ़िया जो है ये देखिए एक आपको फीडबैक मिल रहा है कि दूसरे स्टेट से मत भरना। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखिए मुस्कान, फाइनली पीओ और क्लर्क दोनों में हुआ है, इस बच्ची का भी पीओ और क्लर्क दोनों में हुआ है। इसके बाद शिखा, देखिए बस 20 अटेम्प्ट किए हैं, 14.25 नंबर आए हैं जीए में। बात समझ में आ रही है। और बाकी आप अदर प्लेटफॉर्म पे भी पता कर लें, 2 नंबर से ज्यादा नहीं आ पाया था, 1 नंबर कट ऑफ थी। देखिए बच्ची ने लिखा भी है कि सर ने जब बोला 2 नंबर अटेम्प्ट किए उसमें 20 करके आई हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। जब सब लोग जो है 2 नंबर कर रहे थे तो हमारी बच्ची 20 करके आई है, उसने लिखा है। बात समझ में आ रही है। तो अगर ये रिजल्ट देख पाई हूं तो सिर्फ आपकी वजह से, थैंक यू सो मच सर, दिल से। ये बात देखिए बड़े बड़े में भी यहां पे लिखा हुआ है। बिल्कुल पॉसिबल है सर, पीयूष सर है तो सब पॉसिबल है। तो ये आप देख सकते हैं प्रियंका का, प्रियंका का। तो इस तरीके से देखिए इस बच्ची ने क्या किया, सही है सर, लोग 2 नंबर भी नहीं कर पाए। सर मैंने भी बहुत लोगों का स्कोर कार्ड देखा था, मेरे मार्क्स सबसे ज्यादा थे। ये होता है पीयूष सर से पढ़ने का, आईडब्ल्यूए से पढ़ने का और आईडब्ल्यूए ऐप में बैच में पढ़ने का ये फायदा होता है कि जब बाकी चैनल वाले जो है 2 नंबर भी नहीं करा पाए तो हमारा बच्चा 20-20 करके आया और बाकी चैनल वालों को पीछे छोड़ दिया और सीधे सिलेक्शन ले लिया, सीधे सिलेक्शन ले लिया। ऐसे बहुत सारे मैसेज है, देखना, देखते जाना तुम लोग जो है कि अब कितना पढ़ के सुनाए। यही है सामीन जाहिदा जो बच्ची थी, इसका, इसके हस्बैंड भी हैं वहां पे और उसी बैंक में इसका भी हो गया। देखिए ये भी बैच का ही नाम ले रही है, गेम चेंजर बैच का नाम ले रही है बच्ची, ये भी गेम चेंजर बैच का ही नाम ले रही है, जनरल तेलंगाना। लास्ट मोमेंट में ये पता नहीं, इसका वीडियो भी मौजूद होगा, अब वीडियो सेक्शन में मैं जब बात करता सिलेक्शन के बाद इससे, इसका वीडियो, ये लास्ट मोमेंट में किसी चैनल पे कोई बच्चा नीचे मुझे रिकमेंड कर रहा था, वहां से वो देख के मेरे पास आ गई, कह रही है सर बस चैट में कोई बताया कि जीए में पीयूष सर से पढ़ लो, और मैं वहां से छोड़ करके इस चैनल पे आ गई और आपसे जुड़ गई लास्ट मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट पे जुड़ी है और बच्ची सेलेक्ट हो गई, देख लीजिए। तो इस तरीके से देखिए ये उसका स्कोर कार्ड है, और स्कोर कार्ड के माध्यम से मैं आपको कट ऑफ भी दिखाना चाहूंगा जीए का कितना खतरनाक होता है। देखिए मैथ का 8 है, 8.25 नंबर, इंग्लिश का 12.25 नंबर है, और जीए का 1.25 है, कंप्यूटर का 9.75 है, रीजनिंग का 19 नंबर है, जीए का 1 नंबर कट ऑफ है। यानी कितना टफ होता होगा, लोग 1 नंबर भी नहीं ला पाते होंगे, तब तो ये 1.25 है। लेकिन हमारे बच्चे 40 में 20, 40 में 30, तो भैया ये है, मतलब यहां 10 नंबर लाना ही बहुत मुश्किल है। 27 जीए में अटेम्प्ट किया, 20 राइट है सेकंड शिफ्ट में। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, देखिए एग्जामपुर के टाइम से ये हमसे जुड़ा हुआ था बच्चा, इसका देखिए जो है आरआरबी पीओ में फाइनल सिलेक्शन हो गया। इंद्रराज की फोटो सबसे पहली लगी थी जो मैंने आपको दिखा रहा था। तो ऐसे न जाने कितने बच्चे भाई, कितने का देखोगे। ये पीडीएफ दे दूंगा, देखना, पढ़ना, एक एक लोग का मैसेज पीडीएफ दे दूंगा, तब तुम लोग पढ़ना, ओके। तो आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा। यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ जीए। तो ये सिलेक्टेड बच्चा जो बोलता है हम लोग उसी की बात सुनते हैं, उसी की बात को हम लोग मानते हैं। बहुत से बच्चे रिजर्व लिस्ट में भी हैं, रिजर्व लिस्ट भी फाइनल हो जाता है, क्योंकि सब लोग थोड़ी सेलेक्ट जो है कि वो कुर्सी लेते हैं आरआरबी का। जिसका आईबीपीएस में हो जाएगा वो आरआरबी में नहीं जाएगा, जिसका एसबीआई में हो जाएगा वो आरआरबी में नहीं जाएगा। तो सीटें भी बहुत खाली होती है। तो यहां पे देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है बच्चे जो है आपकी वजह से लिख रहे हैं। तो सिलेक्शन के बाद कोई क्रेडिट नहीं देता है, लेकिन अगर ये बच्चे लिख रहे हैं कि सर आपकी वजह से, तो यार, और मैसेज कर रहे हैं सिलेक्शन के बाद, तो कुछ तो बात होगी यार, कुछ तो जो है कि आरडब्ल्यूए ने कमाया है 1 साल में, कुछ तो हमारे बैच में हम लोग मन से पढ़ाते होंगे।
ये बच्चों के स्कोर कार्ड भी हैं, आप देखिएगा, ठीक है, आप लोग को पीडीएफ दे दूंगा, देखिएगा। आइए अब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। एसबीआई से शुरू करूंगा। आप कहोगे सर आरबीआई और एसबीआई का इतिहास को एसबीआई से क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि दोस्त आरबीआई के पहले एसबीआई, आरबीआई के पहले एसबीआई ही दोस्तों जो है काम करता था आरबीआई का। यानी आरबीआई का जन्म 1935 में हुआ है और उसके पहले एसबीआई ही जो है आरबीआई का काम करता था। आरबीआई का सहयोगी बैंक है एसबीआई और दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। ब्रांचों की संख्या के मामले में 22,000 ब्रांचेज हैं, 50 करोड़ से ज्यादा कस्टमर हैं एसबीआई के। तो ये एक ग्लोबल बहुत बड़ी, एसबीआई का भी एग्जाम भी होने वाला है 10 दिन बाद। इस समय एसबीआई में वातावरण भी है ना। तो दोस्तों 1935 में आरबीआई आई तो उसके पहले एसबीआई ही उसका काम करता था, लेकिन एसबीआई का नाम कुछ और था। लेकिन एसबीआई का नाम कुछ और था। एसबीआई का नाम एसबीआई तो 1955 में हुआ है ना। लेकिन उसके पहले वो किस नाम से था, वो किस नाम से था, ये बात याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है? ओके। एक लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं बैच कैसे परचेस करें। रोजगार विद अंकित ऐप पर जाकर के बैच परचेस करें। टोल फ्री नंबर आपको दिया गया है, उससे पूछ ले, ठीक है। ओके दोस्तों, एसबीआई अंग्रेजों के जमाने का, अंग्रेजों का बैंक रहा है। आपको मैं बता दूं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स हमारे यहां पर हुकूमत कर रहे थे तो उन्होंने जो है भारत को दोस्तों 3 पार्ट में डिवाइड किया था अपने हुकूमत को चलाने के लिए। एक उन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी बनाई थी, एक इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनाई थी और एक उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी बनाई थी, ठीक है। तो ये बॉम्बे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये बंगाल लिखा हुआ है और तीनों का गवर्नर अलग होता था और तीनों का बैंक अलग होता था। तीनों की व्यवस्थाएं अलग थी। इधर का लूट का माल इधर से ले जाते थे, इधर का लूट का माल इधर से ले जाते थे, इधर का लूट का माल इधर से ले जाते थे। सब बंदरगाह का लूट का माल, कच्चा माल हमारा जो है ले जाने का इनका जो है सिस्टम बना हुआ था, है ना। और यहीं पर दोस्तों इन तीनों प्रेसिडेंसी में इन्होंने 3 बैंक ओपन किए। कौन कौन सा बैंक ओपन किया? बंगाल प्रेसिडेंसी में दोस्तों इन्होंने जो है बैंक ऑफ बंगाल शुरू किया 1806 में, और यही आगे चल के 1955 में एसबीआई बना। इसीलिए एसबीआई लिखता है कि पिछले 200 वर्षों से आपकी सेवा में सदैव तत्पर, पिछले 200 वर्षों से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। क्यों लिखता है? क्योंकि 1806 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैंक ऑफ बंगाल बनाया, जिसने पहला बचत खाता खोला, जिसने नोट छापने शुरू किए, ठीक है। सर इसमें निगेटिव मार्किंग भी आता है, हाँ बिल्कुल 1/4 निगेटिव मार्किंग होता है और सारे एग्जाम ऑनलाइन होते हैं, और सारे एग्जाम क्या होते हैं दोस्तों? ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। ओके सर, रोज 5 क्लास होगी, बिल्कुल बैंक में, बल्कि 6 क्लास होगी, हिंदी और इंग्लिश को मिला लो तो 6 क्लास होगी। उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी का दोस्तों बैंक इन्होंने बनाया 15 अप्रैल 1840 में। तो दोस्तों 2 जून 1806 को बैंक ऑफ बंगाल बना, ठीक है। एक्चुअली में इसका शुरू में नाम बैंक ऑफ कलकत्ता था। कोलकाता को पहले कलकत्ता कहते थे, कलकत्ता कहते थे। तो 1806 में इसका नाम बैंक ऑफ कलकत्ता था। बाद में इसको जो बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम पे इसका नाम 1809 में इसका नाम बदला, 1809 में इसका नाम बैंक ऑफ बंगाल हो गया। इसके बाद दोस्तों मद्रास प्रेसिडेंसी का बैंक जो है वो बैंक ऑफ मद्रास बना, जो 1843 में बना, 1843 में बना। अब ये एसबीआई का इतिहास है दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। इसके बाद 1921 में जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद 500 से ज्यादा बैंक डूब गए, तो बैंकों को रेगुलेट करने के लिए एक संस्था की आवश्यकता महसूस हुई। तो सीधे आरबीआई नहीं आया, पहले जो एग्जिस्टिंग, जो वर्तमान में व्यवस्था थी ब्रिटिशर्स की, उसी को उन्होंने एक रेगुलेटर का रूप दे दिया, नियम बनाने वाला, लाइसेंस बनाने वाला एक संस्था बना दिया 1921 में। 27 जनवरी 1921 को इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को
ये जो तीनों अलग अलग प्रेसिडेंसी में बैंक थी, इन तीनों को मर्ज करके ऑल ओवर इंडिया का एक बैंक बना दिया। ऑल ओवर इंडिया का एक बैंक बना दिया, जिसकी पहुंच अब ऑल ओवर इंडिया में हो गई। अभी तक बंगाल वाला बंगाल में, बॉम्बे वाला बॉम्बे में और मद्रास वाला मद्रास में काम कर रहा था। तीनों को मर्ज कब किया गया? 1921 में। और इन्हीं को बोला गया अब तुम सारे बैंकों को रेगुलेट करोगे, लाइसेंस दोगे, पेनाल्टी लगाओगे। यानी इसीलिए मैं कह रहा था ना कि आरबीआई के पहले एसबीआई ही वो काम करता था, क्योंकि आरबीआई की स्थापना तो 1935 में हुई है ना। ये 1921 की घटना है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद की। तो दोस्तों इस बैंक का नाम क्या रखा गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसमें दो लॉयन होते थे, बाद में इसमें बरगद डाल दिया गया 1955 के बाद। अब तो खैर लोगो ही बदल गया उसका। बात समझ में आ रही है? तो क्या नाम रखा गया दोस्तों? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। लिखो, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद दोस्तों यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में 1 जुलाई 1955 को आजादी के बाद नेशनलाइज्ड किया गया। भारत सरकार ने इसको अधिपत्य में लिया अपने, और इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ। एक्चुअली में भारत सरकार ने नहीं लिया, आरबीआई ने टेक ओवर किया। इसका मालिक जो था आरबीआई था। कब तक? 2010 तक। 2010 तक इसमें 60% शेयर आरबीआई का था। उसके बाद आरबीआई का जितना शेयर था वो भारत सरकार ने टेक ओवर किया। क्यों किया? 2010 में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों का टकराव। अगर अंपायर की कोई आईपीएल में टीम होगी तो आईपीएल में वो आउट ही नहीं देगा। तो आरबीआई अंपायर है और एसबीआई प्लेयर है जो मार्केट में खेल रहा है। तो आरबीआई हमेशा एसबीआई को फेवर करता था, इसीलिए आरबीआई का सारा शेयर भारत सरकार ने छीन लिया और सारे बैंकों से छीन लिया। आरबीआई का शेयर 3 बैंकों में था, नाबार्ड में भी था, नेशनल हाउसिंग बैंक में भी था और एसबीआई में भी था। सब में से हटा लिया। मतलब 50% नाबार्ड में शेयर था, नेशनल हाउसिंग बैंक में 100% शेयर था और एसबीआई में 60% शेयर था। सब छीन लिया 2010 में। ठीक है। और अब इसका ओनर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन है अब इसका ओनर? गवर्नमेंट इंडिया। कौन है अब इसका ओनर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों आइए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक फॉर्च्यून 500 कंपनी है। क्या है? एक फॉर्च्यून 500 कंपनी है। चलिए बताइए कि टॉप 500 दुनिया के कंपनियों में एसबीआई की कौन सी पोजीशन है? एसबीआई की कौन सी पोजीशन है? देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले, उसका नाम मैं पुकार। कौन सी पोजीशन है? देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले, उसका नाम मैं पुकारूंगा जो सबसे पहले बताएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक फॉर्च्यून 500 कंपनी है जो कि भारतीय बहुराष्ट्रीय सरकारी बैंकिंग कंपनी है, जिसका मुख्यालय कहां पे है दोस्तों? मुंबई में है। भारत का फाइनेंशियल कैपिटल जो है वो मुंबई है और बैंकिंग कैपिटल जो है वो चेन्नई है। तो मुंबई में ज्यादातर आप फाइनेंशियल कंपनियों का आप जो है कि हेडक्वार्टर देखोगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ओके, बात समझ में आ रही है? 200 से अधिक वर्षों की विरासत है। अरे इंग्लिश में भी है चाची, टेंशन ना लो, ठीक है? इंग्लिश में भी है। हर चीज एक ही पेज में सब कैसे दिखा देंगे यार? उर्दू में भी है इसके अगले पेज पे। दोस्तों इसके बाद जो है समृद्ध विरासत, और विरासत एसबीआई की पीढ़ियों से भारतीयों द्वारा सबसे भरोसेमंद बैंक के रूप में मान्यता देती है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो यहां पे बच्चे बोल रहे हैं कि 178 178 बिल्कुल सही जवाब है। 178 वाले का बिल्कुल सही जवाब है। 236 वाले जो हैं वो थोड़ा पुराने हैं, थोड़ा उनका अपडेट नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हम भारत में सबसे बड़े बैंकिंग और वित्तीय सेवा संगठन है जिसका एसेट साइज कितना है? संपत्ति कितनी है? परिसंपत्ति बेस, एसेट बेस है 61 लाख करोड़। 61 लाख करोड़, 61 ट्रिलियन को क्या बोलेंगे? 61 लाख करोड़ बोलेंगे। ओके, बात समझ में आ रही है? चलिए, तो फॉर्च्यून 500 में इसकी पोजीशन कितनी है इस समय? 178। ओके, क्लियर? 178।
भारत में इसकी दोस्तों 22,500 से अधिक ब्रांचेज हैं। 22,500, 22,500 से ज्यादा ब्रांचेज हैं एसबीआई की। और एटीएम कितने हैं? 63,580 एटीएम। आज एटीएम का पूरा इतिहास मैंने सुबह की आज 6:30 बजे वाली क्लास में पढ़ाई है। ऑन साइट एटीएम क्या होता है, ऑफ साइट एटीएम क्या होता है, बैंक एटीएम क्या होता है, ब्राउन एटीएम क्या होता है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाइट लेबल एटीएम क्या होता है, कब कौन सा एटीएम आया। मैंने आज एटीएम का पूरा इतिहास सुबह की 6:30 बजे वाली करंट अफेयर वाली क्लास में आज मैंने पढ़ाया है। इसके बाद 5 बजे भी अपनी क्लास होती है रोज, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद दोस्तों 82,900 बैंक मित्र भी हैं। जैसे जिन गांव में ब्रांच नहीं है वहां पे वो फ्रेंचाइजी दे देता है कमीशन पे, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट जिसको कहते हैं, बैंक मित्र कहते हैं। यानी जिन गांव में ये पहुंच नहीं पाया वहां किसी को कमीशन एजेंट बना करके काम दे देता है। वो गांव के लोगों का अकाउंट खोल रहा है, इन्वेस्ट ले रहा है, पैसे दे रहा है, उसका उसको कमीशन मिलता है। तो ऐसे भी बहुत सारे आउटलेट उसने बना के रखे हैं, अपना विशाल नेटवर्क बना के रखा है। 50 करोड़ से अधिक ग्राहक, दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद अमेरिका है। अमेरिका से ज्यादा कस्टमर इसके पास है, अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा कस्टमर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, सोच लो कि कितना बड़ा है एसबीआई। भाई जितने 11 बैंक मिलकर के आईबीपीएस में वैकेंसी नहीं दे पाते हैं उतना एसबीआई अकेले दिया है इस बार। 13,700 वैकेंसी केवल एसबीआई क्लर्क की आई है, पीओ की छोड़ दो। 1,37,000 बच्चा प्री से मेंस में जाएगा, 10 गुने लोगों को भेजा जाता है। तो वैकेंसी केवल एसबीआई क्लर्क की आई है, पीओ की छोड़ दो। 1,37,000 बच्चा प्री से मेंस में जाएगा, 10 गुने लोगों को भेजा जाता है। सोचो कितने लोग प्री से मेंस में जाएंगे एसबीआई में। अभी 22 तारीख से पेपर शुरू है, काउंटडाउन शुरू है। दोस्तों एसबीआई की बहुत सारी जो है सहायक कंपनियां भी हैं, सब्सिडियरी को सहायक कंपनियां कहते हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों वो हैं आपकी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई कार्ड जो क्रेडिट कार्ड वाली है, गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। दोस्तों ये भी पूछता है कि एसबीआई की कितनी विदेश में ब्रांचेज हैं? 29 देशों में दोस्तों 241 ऑफिस है। 29 देशों में 241 विदेशी ऑफिस है। दोस्तों याद है सर, डेली करंट अफेयर का पीडीएफ कहां मिलेगा? रोजगार वितंकित ऐप पे जाओ, फ्री कोर्सेज में जाओ, फ्री कोर्सेज में जाकर के बैंकिंग फाउंडेशन बैच में जाओगे तो तुमको मेरी क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, चलिए चलिए। तो दोस्तों यह बैंक 1806 में स्थापित बैंक ऑफ कलकत्ता से निकला, जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से बना, जो इसे भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना कमर्शियल बैंक बनाता है। भारत सरकार ने 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का सेंट्रल बैंक ने 60% हिस्सेदारी ली और इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा। देखो रिजर्व बैंक ने इसे शुरू में लिया था, यानी शुरू में 60% शेयर किसका था? इसमें आरबीआई का था, इसीलिए इसे आरबीआई की सब्सिडियरी या आरबीआई का सहयोगी बैंक कहा जाता है। ओके, क्लियर है? तो एक बार फिर से देखते हैं। इसका जो है मुंबई में हेडक्वार्टर है। यह भारत का सबसे बड़ा बैंक है एसेट के मामले में, डिपॉजिट के मामले में, ब्रांचों के मामले में, प्रॉफिट के मामले में, कस्टमर के मामले में और इंप्लॉई के मामले में। अब ब्रांचेस के मामले में तो ये दुनिया का सबसे बड़ा है, और कस्टमर के भी मामले में, क्योंकि 50 करोड़ से ज्यादा कस्टमर कहां दुनिया में किसी के पास है। एक चीज में ये तीसरे नंबर पे, शेयर मार्केट में, मार्केट कैपिटलाइजेशन में, बाजार पूंजीकरण में पहले नंबर पे रिलायंस है, दूसरे नंबर पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, तीसरे नंबर पे एचडीएफसी बैंक है और चौथे नंबर पे आईसीआईसीआई बैंक है और पांचवें नंबर पे एसबीआई है। यानी बैंकिंग का सेक्टर देखो कितना उज्जवल है कि टॉप 5 में टॉप 3 बैंक हैं।
टॉप 5 में टॉप 3 बैंक हैं और इन तीनों को डीएसआईबी भी कहा जाता है, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक। इतने इंपॉर्टेंट बैंक हैं कि अगर ये डूबे तीनों तो भारत की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। इन्हें क्या कहा जाता है? डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक कहा जाता है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, है ना। तो ये इतने बड़े बैंक, टू बैंक टू फेल, इतने बड़े हैं कि फेल नहीं हो सकते, लेकिन इतने बड़े हैं कि फेल हो गए तो सब खत्म। देखिए यहां विश्वजीत मंडल जी आ गए इंटरव्यू बैच में, मंडल जी आ गए इंटरव्यू बैच में, ये पढ़ रहे हैं इंटरव्यू बैच में। अभी अभी आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग का रिजल्ट आ गया है, विश्वजीत जी सीधे क्लास में लेके आ गए कि रेपो रेट 6.25% कर दिया गया है। बहुत बढ़िया। अच्छा, न्यूज आती है कि रेपो रेट 6.25% कर दिया गया, जिसे मुझे विश्वजीत जी से तुरंत पता चला है। लेकिन क्या आप एक बात जानते हैं कि सारे रेट्स बदल जाएंगे इससे, खाली रेपो रेट नहीं। अगर आपके अकॉर्डिंग विश्वजीत जी रेपो रेट जिसपे आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देती है वो अगर 6.25% हो गया मेरे बच्चे, तो यह बात याद रखिएगा कि एचडीएफ रेट ऑटोमेटिक जो है 6% हो गया। और बैंक रेट जो है, बैंक रेट जो है वो दोस्तों जो है कितना हो गया, ये जो है 6.50 हो गया। और एमएसएफ रेट कितना हो गया, ये भी दोस्तों जो है, तो छिपी हुई बात है ये, और इसीलिए एग्जाम में छिपी हुई बात पूछता है। जैसे न्यूज बन रही है कि रेपो रेट चेंज हुआ, लेकिन रेपो रेट से ही ये कनेक्टेड है। जब मैं आरबीआई का मॉनिटरी पॉलिसी पढ़ाऊंगा तो आप लोग को ये बताऊंगा। अभी एसबीआई उड़ान बैच में मैंने पढ़ाया है 2-3 दिन पहले, इसलिए उन बच्चों को क्लियर हो गया होगा। यानी रेपो रेट 6.5 था तो ये दोनों 6.25 थे, रेपो रेट 6.25 हुआ तो ये दोनों 7.5 हो जाएंगे। रेपो रेट 6.5 था अभी सुबह तक तो ये 6.25 था, अगर ये 6.25 हो गया तो ये 6 हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना, रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाओगे तो ये आ जाएगा, रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट घटाओगे तो ये आ जाएगा। बस बात समझ में आ रही। ये सब ब्याज की दर है, ये सब क्या है, ब्याज की दर है। किसकी? आरबीआई की मौद्रिक नीति की ब्याज की दरें हैं। अब इसको मैं पढ़ाऊंगा जब मॉनेटरी पॉलिसी तो तुम्हें डिटेल में बताऊंगा कि भाई जब अल्पकालीन लोन देता है आरबीआई तो जो है वो रेपो रेट पर देता है इस ब्याज की दर पे, जब लॉन्ग टर्म लोन देता है, दीर्घावधि लोन देता है तो वो बैंक रेट पर देता है। यानी 28 दिन तक का लोन रेपो रेट पर, 28 दिन से ऊपर का लोन बैंक रेट पर, और जब ओवरनाइट लोन देता है आरबीआई बैंकों को तो इस ब्याज की दर पे देता है। यानी ओवरनाइट लोन यानी एक रात का लोन, ओवरनाइट लोन मतलब 24 घंटे का लोन। बात समझ में आ गई? मजा आया? वेरी गुड। अब दोस्तों एसबीआई के चेयरमैन जो हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं कि एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी जी बन गए हैं। अभी तक दिनेश कुमार खरा जी थे, अभी तक दिनेश कुमार खरा जी थे। बात समझ में आ रही है? और इसमें दोस्तों एक चेयरमैन होता है और 4 एमडी होते हैं। जैसे आरबीआई में भी एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अभी माइकल देवव्रत पात्रा चले गए हैं तो उनकी जगह मॉनेटरी पॉलिसी में एम राजेश्वर राव संभाल रहे हैं। आरबीआई में एक पोस्ट अभी खाली है आरबीआई का, चौथे एमडी का, है ना, चौथे डिप्टी गवर्नर का। यहां पे देखिए 4 एमडी कौन है दोस्तों? अश्विनी तिवारी हैं, विनय तोनसे हैं, राणा आशुतोष कुमार सिंह हैं और राम मोहन राव अमारा हैं। इन चारों लोग का नाम आप नोट कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने उनकी वेबसाइट से भी ये फोटो लिया है। अश्विनी तिवारी हैं, विनय तोनसे हैं, राणा आशुतोष हैं और राम मोहन राव अमारा हैं। ये 4 मैनेजिंग डायरेक्टर। अब दोस्तों एसबीआई के सीएफओ कौन है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर? तो ये है कामेश्वर राव कोडावंटी। इसके बाद बात करें, क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी अलग होती है, बॉब कार्ड, एसबीआई कार्ड। तो एसबीआई कार्ड के हेड कौन है? अभिजीत चक्रवर्ती हैं, अभिजीत चक्रवर्ती हैं। दोस्तों अभी एसबीआई में एक डिप्टी एमडी बने हैं। क्या क्या बने हैं? डिप्टी एमडी। डिप्टी एमडी प्रमोट होके आगे चल के एमडी बन जाता है। डिप्टी एमडी कौन बने हैं? बलदेव प्रकाश। बलदेव प्रकाश कौन थे दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर बैंक के हेड थे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, जैसे कि मान लो कि ये एसबीआई के डिप्टी एमडी बन गए तो ये नहीं पूछेगा, ये तो क्वेश्चन में दे देगा। वो पूछेगा बताइए बलदेव प्रकाश पहले किस बैंक में हेड थे। ऐसे घुमा के पूछता है। जो तुम 6 मंथ करंट अफेयर याद करके गए हो वो नहीं पूछेगा।
उससे पुरानी कोई साल भर 2 साल पुरानी बात पूछेगा। जैसे अभी बंधन बैंक के हेड बने थे पीपी सेन गुप्ता, तो ये नहीं पूछा, वो पूछ लिया पहले वो किस बैंक में थे, इंडियन ओवरसीज बैंक के हेड थे। जैसे 16वें वित्त आयोग के हेड बने अरविंद पनगड़िया 2026 से 31 तक के लिए, तो ये तो नहीं पूछा, पूछा बताइए पहले वो नीति आयोग में क्या थे। ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। बात समझ में आ रही है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के जो हेड हैं दोस्तों वो हैं नवीन चंद झा, ठीक है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के हेड हैं अमित झिंगरन, और एसबीआई म्यूचुअल फंड के हेड कौन है दोस्तों, नंद किशोर। लिखने की जरूरत, नंद किशोर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी पीडीएफ आपको मिलेगा ही, बोर्ड पीडीएफ भी आपको मिलेगा ही, ठीक है। ओके, चलिए अब मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताने जा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ओके दोस्तों, भारत जब आजाद हुआ तो 500 से भी ज्यादा रियासतें थी भारत में। क्या थी? 500 से भी ज्यादा रियासतें थी जिनको यूनाइट किया था सरदार पटेल ने, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री आयरन मैन ऑफ इंडिया ने, लौह पुरुष। तो इन्होंने दोस्तों जो है क्या किया कि जितने राजाओं की रियासतें थी सबको यूनाइट कर लिया। इसीलिए दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर की गुजरात में बनी है, उनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसीलिए उनके बर्थडे पर 31 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। पूरे देश का नक्शा जैसा नहीं होता अगर सरदार पटेल ना होते गृह मंत्री भारत के पहले। तो बात समझ में आ रही है। तो ये रियासतों को साम दाम दंड भेद भारत में मिलाया। तो दोस्तों इन रियासतों के यानी इन प्रिंसली स्टेट्स के, इन रियासतों की जो बैंक्स थी उनको कब मिलाया गया भारत में, एसबीआई में 1959 में। इन्हें क्या कहा गया? एसबीआई का एसोसिएट कहा गया। क्या कहा गया? एसबीआई का एसोसिएट कहा गया। कितनी थी इनकी संख्या? 8 थी। 8 कौन कौन सी थी दोस्तों? बीकानेर, जयपुर, त्रावणकोर, मैसूर, हैदराबाद, पटियाला, सौराष्ट्र, इंदौर। हो गई 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई 8। सौराष्ट्र एसबीआई में कब मिला? स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र 2008 में एसबीआई में। पहले तो अलग अलग बैंक बने, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, लेकिन सब धीरे धीरे एसबीआई में विलीन हो गया। 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र विलीन हुआ। 2010 में दोस्तों जो है स्टेट बैंक ऑफ इंदौर मर्ज हुआ। 1963 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर आपस में मर्ज हुआ। और आखिरी में जो ये पांचों थे दोस्तों ये 2017 में मर्ज हुए। तो जब ये बैंक मर्ज हुए 2017 में तो एसबीआई और बड़ा हो गया। एसबीआई उस समय दुनिया में 48 पोजीशन पे पहुंच गया। जब 2017 में ये मेगा मर्जर हुआ था ये और बड़ा हो गया। एसबीआई उस समय दुनिया में 48 पोजीशन पे पहुंच गया जब 2017 में ये मेगा मर्जर हुआ था। ये 5 एसबीआई सहयोगी बैंक बचे थे वो भी मर्ज हो गए। और एक और बैंक जो निर्भया केस के बाद 2012 के दिसंबर में निर्भया केस हुआ था दिल्ली में, 2013 में एक महिलाओं का डेडिकेटेड बैंक बना था भारतीय महिला बैंक, उसका भी विलय कर दिया गया एसबीआई में। 2017 में कुल मिला के 6 बैंक मर्ज हुए थे, 5 एसबीआई के सहयोगी बैंक और एक भारतीय महिला बैंक। तो ये जो है दोस्तों अब कोई भी एसबीआई का सहयोगी बैंक नहीं है। सब नदियां जो है सागर में मिल चुकी हैं। सब सहयोगी बैंक जाके एसबीआई में विलीन हो चुके हैं, विलय हो चुका है, मर्जर हो चुका है, समामेलन हो चुका है, अमलगमेशन हो चुका है। दोस्तों अरुंधति भट्टाचार्य, अगर कोई पूछे कभी, जैसे बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू है 12 तारीख से आईबीपीएस पीओ का, रोज मैं उसकी क्लास लेता हूं इंटरव्यू का, तो अगर कोई पूछे कि बैंक में क्यों जाना चाहते हो तो वो बोलो कि भाई अरुंधति भट्टाचार्य एसबीआई पीओ से शुरू की और सीएमडी बन गई। और ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल हैं कि बैंक में आप पीओ लेवल से बढ़ करके आप सीधे सीएमडी लेवल तक पहुंच सकते हो। ये केवल बैंकिंग सेक्टर में है कि डेट भी एग्जाम का फिक्स है और रिजल्ट भी फिक्स है और करियर ग्रोथ इतना है कि हेड तक बन सकते हो, बस आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए।
तो दोस्तों पहली महिला जो कि एसबीआई की हेड बनी वो अरुंधति भट्टाचार्य थी। एसबीआई के दोस्तों 57 जोनल ऑफिसेज हैं और 16 रीजनल हब हैं, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अरुंधति भट्टाचार्य के बाद रजनीश कुमार बने, रजनीश कुमार के बाद एसबीआई का दोस्तों एक ऐप भी है, एसबीआई का ऐप है योनो ऐप। योनो ऐप का सी है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अरुंधति भट्टाचार्य के बाद रजनीश कुमार बने, रजनीश कुमार के बाद दिनेश कुमार खारा और अभी कौन बन गया, सीएस शेट्टी बन गए। ठीक है, एसबीआई का दोस्तों एक ऐप भी है, एसबीआई का ऐप है योनो ऐप। योनो ऐप का फुल फॉर्म आज आप लोग को बता देता हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का अकाउंट जरूर होगा एसबीआई में। यू ओनली नीड वन, आपको केवल एक की जरूरत है और उस ऐप का नाम है योनो ऐप। ठीक है, उस ऐप का नाम है दोस्तों क्या, योनो ऐप। नहीं, योनो ऐप हिंदी में नहीं है, योनो ऐप को हिंदी में करोगे तो क्या होगा, आपको केवल एक की जरूरत है। इतना तो कर ही सकते हो, नहीं कर सकते हो, इतना नहीं कर सकते हो दोस्तों, सबसे ज्यादा नहीं कर सकते हो दोस्तों। सबसे ज्यादा शेयर एसबीआई में किसका है, अब भारत सरकार का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। पहले जो है इसका था, आरबीआई का था। 61.23% शेयर हिस्सेदारी है। सबसे बड़ा नॉन प्रमोटर शेयर कौन है, यानी नॉन प्रमोटर मतलब जो केवल इन्वेस्टर है, मालिक नहीं है, तो वो है एलआईसी। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एसबीआई में सबसे ज्यादा शेयर एलआईसी का है। अब ये क्वेश्चन उलट के भी पूछता है कि एसबीआई में, एसबीआई का शेयर किस में है, यस बैंक में और जियो पेमेंट बैंक में। एसबीआई ने किन दो बैंकों को फंडिंग की है, तो वो दो बैंक हैं, एक तो जियो पेमेंट बैंक और एक यस बैंक। जब यस बैंक घोटाला हुआ था, डूब रहा था, तो 6050 करोड़ रुपए तुरंत रजनीश कुमार उस समय हेड थे, मीटिंग करके उन्होंने यस बैंक को दिया। आज भी ये क्वेश्चन आता है, आज भी ये क्वेश्चन एसबीआई से दोस्तों आता है। और टैगलाइन तो है ही एसबीआई की, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, विथ यू ऑल द वे, बैंक ऑफ द कॉमन मैन, बैंकर टू एवरी इंडियन, नेशन बैंक्स ऑन अस, ऐसे तमाम जो है दोस्तों वो है। और जब मर्जर हुआ था तो उस समय जो टैगलाइन बनी थी वो बनी है, और जब मर्जर हुआ था तो उस समय जो टैगलाइन बनी थी वो बनी थी, बड़े बैंक के बड़े फायदे। मैं एसबीआई को जल्दी से फायदे, मैं एसबीआई को जल्दी से खत्म करके आरबीआई पे भी आना चाहता हूं, ताकि हमारे डेमो क्लास के बच्चों को जो बैच नहीं खरीदेंगे उनको कुछ फायदा हो जाए, आरबीआई के बारे में भी सीख लें, क्योंकि हम उनकी भी चिंता करते हैं, जो बैच ले या ना ले उनको ज्ञान मिलना चाहिए, क्योंकि आईडब्ल्यूए पे फ्री में भी बहुत ज्ञान मिलता है और रोज हम लोग फ्री क्लासेस चलाते हैं यूट्यूब पर। आप लोग जो है हमसे जुड़िए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए। बैच लेना ना लेना ये आपके नसीब की बात है, आपका नसीब बढ़िया होगा, आपका सिलेक्शन लिखा होगा तो आप बैच लोगे। 999 में लोगे, कल से क्या होगा, 999 में लोगे, है ना। अभी आज 699 में ले लोगे, कल 999 में लेना पड़ेगा। फिर चिल्लाते रहोगे कि अरे सर डिस्काउंट एक दिन और बढ़ा दीजिए, लेकिन मैं आज ही बता देता हूं कि डिस्काउंट यहां नहीं बढ़ता है, डेमो तक ही चलता है। जो पुराने बच्चे उनसे पूछ लेना, बेचारे दूध के जले हैं, पहले ही दिन ले लिए हैं। आरबीआई की स्थापना दोस्तों ये रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के आधार पर की गई थी। आरबीआई की स्थापना इस कमिटी के कहने पर की गई थी दोस्तों, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। इसे और किस नाम से जाना जाता है, इसे और किस नाम से जाना जाता है, इसे जो है दोस्तों जो है किस नाम से जाना जाता है, हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर। जैसे अगर हम लोग बात करें, इसमें वो पेज कहीं आगे तो नहीं बढ़ गया, हाँ है तो। जैसे अगर देखो कि एसबीआई किस कमिटी के रिकमेंडेशन पर आया, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमिटी, लेकिन कमिटी का जो हेड होता है उसके नाम से फेमस रहता है। एडी गोरेवाला कमिटी के कहने पर एसबीआई आई। एसबीआई का इतिहास में भी आपने देखा ही
कि एडी गोरेवाला कमेटी के कहने पर एसबीआई आई और हिल्टन यंग के कहने पर, हिल्टन यंग की सिफारिश पर आरबीआई आई। हिल्टन यंग की सिफारिश पर कौन आया दोस्तों? आरबीआई आई। हिल्टन यंग कमीशन के कहने पर क्या आया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब दोस्तों आरबीआई के अभी 90 साल पूरे हुए हैं। कितने को दोस्तों जो है रूपा कहते हैं, और इसी चांदी के सिक्कों की वजह से रूपा का नाम रुपया पड़ा। जब 1542 में शेरशाह सूरी ने भारत में रुपया चलाया तो सोने के सिक्कों को मुहरे कहा जाता था, चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था, और तांबे के सिक्कों को दाम कहा जाता था। आज आप लोग बोलते हो ना कि दाम कितना है, दाम कितना है। राजेश ओझा कह रहे सर बैच कैसे लूं? आप रोजगार वित्त अंकित ऐप पे जाइए और वहां पे चौपाल बैच होगा, जाइए पे नाउ करिए, लेकिन बाई नाउ और पे ऑनलाइन के बीच में अप्लाई कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, वहां आरआरबी 30 वो कर देना, आरआरबी 30। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों अभी आपके आईबीपीएस पीओ मेंस में ये क्वेश्चन आया था कि आरबीआई की प्रारंभिक पूंजी क्या है, क्योंकि आरबीआई अपने 90 साल मना रहा है जश्न। तो भाई आरबीआई के इतिहास से क्वेश्चन पूछ लिया। अभी 30 नवंबर को आईबीपीएस पीओ मेंस का पेपर था, पूछ लिया कि आरबीआई की प्रारंभिक पूंजी कितनी थी। तो आरबीआई की प्रारंभिक पूंजी, अच्छा 50 मिलियन न दे के करोड़ में पूछ लिया, तो 50 मिलियन बराबर 5 करोड़, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो 50 मिलियन बराबर 5 करोड़। बात समझ में आ गई? देखिए विश्वजीत जी कह रहे हैं मेरे में था, यानी कि विश्वजीत जी अभी आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं हमारे फ्री बैच से, जो रोजगार वित्त अंकित ऐप पर सुबह 8 बजे मेरी क्लास होती है। तो ये आईबीपीएस पीओ मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं। विश्वजीत मंडल जी बता रहे ना मेरे में था, यानी उनके शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। दोस्तों आरबीआई का जो प्रारंभिक जो मुख्यालय था वो कलकत्ता में था, क्योंकि अंग्रेजों की कैपिटल ही कलकत्ता में हुआ करती थी। तो अंग्रेजों की जो भी प्रारंभिक ऑफिसेज रही हैं वो कलकत्ता में ही रही हैं। फिर बाद में इसे जो 1937 में बिल्डिंग बन गया, जब 1937 में बिल्डिंग बन गया आरबीआई का, तो फिर इसे मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। उस समय मुंबई को दोस्तों बॉम्बे कहा जाता था। उस समय मुंबई को क्या कहा जाता था? बॉम्बे कहा जाता था। बात समझ में आ रही है? 37 में, क्योंकि अंग्रेजों की कैपिटल ही कलकत्ता में हुआ करता था, यानी उनके शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया था। दोस्तों आरबीआई का जो प्रारंभिक जो मुख्यालय था वो कलकत्ता में था, क्योंकि अंग्रेजों की कैपिटल ही कलकत्ता में हुआ करती थी। तो अंग्रेजों की जो भी प्रारंभिक ऑफिसेज रही हैं वो कलकत्ता में ही रही हैं। फिर बाद में इसे जो 1937 में बिल्डिंग बन गया, जब 1937 में बिल्डिंग बन गया आरबीआई का, तो फिर इसे मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। उस समय मुंबई को दोस्तों बॉम्बे कहा जाता था। उस समय मुंबई को क्या कहा जाता था? बॉम्बे कहा जाता था। बात समझ में आ रही है? दोस्तों आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना जो है आपको अभी मैंने बताया कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी मेरे भाई? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ओके, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। इसे भी नोट कर लो। ठीक है दोस्तों, रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। ओके, क्लियर है? चलिए, और बाद में दोस्तों 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी नेशनलाइजेशन किया गया। राष्ट्रीयकरण किसे कहते हैं? जब किसी प्राइवेट कंपनी को सरकारी बनाया जाता है उसे नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण कहते हैं। जब सरकार टेक ओवर करती है किसी कंपनी को, मेजॉरिटी ऑफ द हिस्सेदारी अधिग्रहित करके उसके मालिक बन जाती है, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, क्लियर? क्रिया को राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण किसे? और बाद में दोस्तों 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी नेशनलाइजेशन किया गया। राष्ट्रीयकरण किसे कहते हैं? जब किसी प्राइवेट कंपनी को सरकारी बनाया जाता है
उसे नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण कहते हैं। जब सरकार टेक ओवर करती है किसी कंपनी को, मेजॉरिटी ऑफ द हिस्सेदारी अधिग्रहित करके उसके मालिक बन जाती है, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, क्लियर? तो दोस्तों ये बात याद रखिएगा। ओके, 1 जनवरी 1949। ओके, तो दोस्तों कमिटी जो थी रॉयल कमीशन वाली, वो 1921 में बनी थी, जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मर्ज करके। वो तो टेम्पोररी सॉल्यूशन था ना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि वो तो वही तो आगे चल के एसबीआई बना कि भाई बैंकों को रेगुलेट करने के लिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से तब तक काम चलाओ, तब तक आरबीआई के काम शुरू होगा। तो आरबीआई के लिए पहले कमिटी बनी 1921 में, फिर 1926 में उसने रिपोर्ट दी। 1927 में लेजिस्लेटिव असेंबली में विधेयक आया, फेल हो गया, पास नहीं हुआ। कानून जरूरी है कि पास हो जाए। विधेयक विधानसभा में पहुंचा लेकिन फेल हो गया। बाद में दोस्तों 1929-30 में भारत में नहीं दुनिया में एक महामंदी आई। आज भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि महामंदी कब आई थी, तो आपको बोलना है द ग्रेट डिप्रेशन, जिसे कहा जाता है महामंदी 1929-30 में आई थी। महामंदी 1929-30 में आई थी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? महामंदी। तो यह बात याद रखिएगा कि जब भी आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो जब यह खत्म हो गया महामंदी के बाद, फिर 400-500 बैंक डूब गए, तब इनको होश आया कि नहीं भैया, आरबीआई जैसे एक स्वायत्त संस्था चाहिए जो कि पब्लिक के हित में सोच सके। ध्यान देना, आरबीआई डिपॉजिटर्स के हित में सोचता है, बैंकों के नहीं। बैंकों के तो कंट्रोल करता है बैंकों को कि तुम डिपॉजिटर्स के साथ कुछ गलत ना कर पाओ। तो दोस्तों फिर डिपॉजिटर्स की रक्षा करने के लिए फिर से यह बिल लाया गया, एक व्हाइट पेपर जारी हुआ, और उसके बाद 8 मार्च 1934 को यह एक्ट पास हुआ, और तब जाके आरबीआई की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसीलिए इसे आरबीआई एक्ट 1934 कहते हैं, जबकि स्थापना तो नए साल के पहले दिन हुई है, 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में। बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो दोस्तों शुरू में जो ये 5 करोड़ रुपए थे शेयर के माध्यम से जुटाए गए, और ये शेयर कितने का था? 100 रुपए का। तो 100 रुपए के 5 लाख शेयर्स आए। 5 लाख शेयर्स जो है 100 रुपए के जारी किए गए, और इसे प्राइवेट लोगों ने शुरू किया। यानी आरबीआई पहले एक प्राइवेट कंपनी थी, जो बर्मा और पाकिस्तान के भी सेंट्रल बैंक का काम कर चुकी है, क्योंकि बर्मा भी हमारे से अलग हुआ तो म्यांमार बन गया बुद्धिस्ट कंट्री, और पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, वो इस्लामिक कंट्री बन गया। तो उन 2 देशों के नोट कैसे छपते? मुंबई तो हमारे पास था, तो कुछ दिनों तक हम लोग, हमारे आरबीआई ने उनका भी काम किया, बर्मा के भी नोट छापे हैं, पाकिस्तान के भी नोट छापे हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर? अब इन चीजों को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ऐप में। इन सब चीजों को मैं एक बार झलक दिखा देता हूं क्या क्या पढ़ेंगे आगे, क्योंकि अब आपका अगला समय भी हो गया है अगली क्लास का, तो मैं आप लोग को दिखाते चलता हूं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत डिटेल में चीजों को पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि समय हो गया है। सबसे तो नोट वोट की भी बात करेंगे कि सबसे पहला नोट जो है 1938 में 5 रुपए का छापा था आरबीआई ने, फिर 10 का छापा, 100 का भी छापा, 1000 का भी छापा, और मैक्सिमम 10,000 का भी नोट छापा। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं दोस्तों जो कि हमें आपसे करनी है। पहले जॉर्ज 6 की फोटो थी, फिर कौन क्या आए, फिर महात्मा गांधी कब आए, कैसे आए, इन सब की बात करें। कल भी क्लास में करूंगा ऐप पे, क्योंकि कल ऐप पे उद्घाटन है। नहीं यार, कल तो नहीं, कल तो हाँ मंडे को ही हो पाएगी। कल तो यहाँ पे कुछ दूसरा ही, तो कल नहीं, मंडे को हो पाएगी। ठीक है, ओके। हाँ, मंडे टू फ्राइडे ही ऐप पे क्लास होगी। मैं सोचा था कल ले लूंगा, लेकिन कल हम यहाँ रहेंगे ही नहीं, तो इसलिए जो है नहीं हो पाएगी क्लास। तो सैटरडे को जो है क्लास नहीं होती है, लेकिन जो टीचर लेना चाहे वो लेता है। जो टीचर लेना चाहे वो सैटरडे संडे फ्री है, आप लोग के आवश्यकता अनुसार लेते हैं। जैसे एसबीआई का एग्जाम नजदीक है, तो एसबीआई वाले बैच में हमारे सभी टीचर जो प्री में हैं वो सैटरडे को भी क्लास लेते हैं, और जरूरत पड़ती है तो 2-2 क्लास लेते हैं एक एक दिन में। जैसे कि हमारे तरुण सर हैं, हमारे रोहित सर हैं, एक एक दिन में 2-2 क्लास भी लेते हैं। तो हम लोग आपके हिसाब से कि कैसे कब सिलेबस कंप्लीट करना है, क्या करना है, आप लोग के लिए
क्योंकि हमारी सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। बैच तो हम लोग नॉमिनल कॉस्ट पे रखे हैं, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। फ्री में भी मतलब मेरा अकेले का बैच इतने का सस्ता नहीं आता जितने में आपको ये मिल रहा है, ये तो खाली ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो बस हम लोग सिलेक्शन के लिए बस पैसा दिए रहते हो ना, तो सीरियसली पढ़ते हो तुम लोग, इसलिए पैसे लेते हैं कि पैसे नहीं दिए होते तो इधर उधर भटकते हो 84 लाख योनियों में। पैसा देते हो तो कम से कम वही पैसा वसूल करने के चक्कर में पढ़ते हो और इंसान बन जाते हो, काबिल बन जाते हो। आरबीआई की 33 रीजनल ऑफिसेज हो गई हैं, एक ईटानगर में और एक कोहिमा में, एक अरुणाचल प्रदेश में, एक नागालैंड में। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।